Hello students, very good morning. So after discussing about monohybrid cross of Mendel's, now we are going to discuss about dihybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, किस तरह से उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपको वो क्रॉस कैसे कंडक्ट कराना है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप बहुत ही अच्छे से देख लें, क्योंकि कभी भी बोर्ड जब क्वेश्चन पुटअप करता है फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो वो कभी भी सेम ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम ही कैरेक्टर्स दे दे, वो कोई और भी कैरेक्टर्स आपको दे सकता है। तो आपको वहाँ पर रेशियो पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा कि किस तरह से जब सिंगल कैरेक्टर्स को कंसीडर करके हम दो पेरेंट्स में क्रॉसेस कराते हैं, तो F1 जनरेशन के बाद जो हमें फाइनल जनरेशन यानी कि F2 जनरेशन मिलती है, उसमें कैसे जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज हैं वो अरेंज होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें थी अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसी का हम सेकेंड स्टेज पढ़ेंगे जो कि है डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी सिंपली यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से हम तब उन कैरेक्टर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं जब हम क्रॉस करा रहे हों, एक कैरेक्टर का नहीं बल्कि दो कैरेक्टर्स का, वो भी एक साथ। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी है। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा मुझे कोल्ड है तो मेरी वॉइस में भी क्लियर नहीं आ रही हो, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पर जो क्रॉस आपको करा के दिखा रही हूँ, आप उस पर फोकस करें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। डाईहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स को कंसीडर करके क्रॉस कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले तो मेंडल ने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया था वो क्या था? क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स फॉर स्टडीइंग इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स एट अ सेम टाइम। यानी कि जब हमें स्टडी करनी होती है कि अगर हम किन्हीं दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस की बात करें तो हम किस तरह से समझाएंगे कि उन दो कैरेक्टर्स में से कैसे कैरेक्टर शो होंगे, कौन से रिसेसिव हो जाएंगे या कौन से डोमिनेंट होंगे, एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, तो ये सारे क्रॉसेस को समझाने के लिए मेंडल ने परफॉर्म किया अपना सेकेंड क्रॉस, विच इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डाईहाइब्रिड क्रॉस है, दो कैरेक्टर्स लेने हैं, तो ऑब्वियसली मेंडल ने भी दो ही कैरेक्टर लिए होंगे और उन दो कैरेक्टर्स के आपस में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, यानी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स होंगे, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं? आप सभी रिकॉल करने की कोशिश करें। टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स क्या होती हैं? एलील्स होते हैं। जिन्हें याद आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद आया उन्हें मैं बता दूं कि जीन्स के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं जीन्स के अंदर ही, जिन्हें कि हम एलील्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दो कैरेक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जीन्स के एलील्स कितने हो जाएंगे, कितने कंसीडर करेंगे? चार जीन्स हो जाएंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेप की, यानी सबसे पहला कैरेक्टर जो मेंडल ने लिया वो था शेप। शेप में उन्होंने दो शेप्स कंसीडर किए, द फर्स्ट वन वाज राउंड एंड द नेक्स्ट वन वाज रिंकल्ड। उसी तरह मेंडल ने सेकंड कैरेक्टर कंसीडर किया कलर, और कलर में उन्होंने सबसे पहला कैरेक्टर लिया येलो और उसी का ऑल्टरनेटिव एक ले लिया जो कि है ग्रीन। ठीक है, इन चारों कैरेक्टर्स को कंसीडर करके मेंडल ने अपना डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था। सबसे पहले देखिए, जिस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था स्टेज वाइज क्रॉस को कंप्लीट किया था, यानी पहले हमने पेरेंटल जनरेशन ली थी, उसके बाद हमने F1 जनरेशन निकाली थी क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। रिमेंबर, आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा, आप पूरा पीछे का रिपीट करते जाइए तो आपका यहीं पर रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले क्या लिया गया था? सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन ली गई थी। उसके बाद जब पेरेंटल जनरेशन होती है उसके बाद उसमें गैमेटोजेनेसिस होती है। गैमेटोजेनेसिस के बाद फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, यानी मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स, या पर्टिकुलरली कोई भी वो गैमेट्स जो आप कंसीडर कर रहे हैं अपने क्रॉस को कराने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन कंसीडर किया है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हो गई, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब F1 जनरेशन में जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाएगा। उसके बाद जब F1 जनरेशन हमें मिल जाती है तो हम F1 जनरेशन में F1 जनरेशन के जितने भी सीड्स होंगे वो सारे सेम होंगे। क्यों? हमने पेरेंटल जनरेशन का क्रॉस करा करके सीड मिले हैं हमें। ठीक है, तो अब हम उन F1 जनरेशन के सीड्स को सेल्फ क्रॉस करा देंगे, यानी सिंपली उनकी सेल्फिंग करा देंगे। दो भागों में सीड्स को डिवाइड करके दोनों को आपस में ही क्रॉस करा देंगे।
उसके बाद जो हमें एक फाइनल जनरेशन मिलती है जो कि F2 जनरेशन है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि जो भी हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स यानी जिस चीज़ के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करा रहे थे वो कैरेक्टर्स एक्चुअली हमें देखने को मिलते हैं F2 जनरेशन में। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसके आगे भी क्रॉस को प्रोसीड किया जा सकता है अगर और ज़्यादा कुछ आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना हो तो, बट मेंडल ने जो क्रॉस कराया था उसके जो रेशियोज निकले हैं वो F2 जनरेशन तक पहुंचने के बाद ही निकल आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने थ्योरेटिकली समझ लिया दैट व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, एज वेल एज हमने रिकॉल भी कर लिया कि व्हाट वाज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा चलते हैं क्रॉसिंग की तरफ। तो सबसे पहले तो मेंडल ने जो पहला कैरेक्टर सेलेक्ट किया था दैट वाज राउंड एंड येलो। अब यहाँ पर उन्होंने एक टाइप के बीज लिए थे जो कि बिल्कुल राउंड थे और येलो थे, वहीं उन्होंने दूसरे टाइप के सीड्स लिए थे वो थोड़े से रिंकल्ड थे एंड ग्रीन थे। आपको याद रखना है ये बात, ये दो कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने ली पेरेंटल जनरेशन। यहाँ पर क्योंकि दो कैरेक्टर्स हैं तो हमने यहाँ पर चार चीज़ें लिखी हैं पेरेंटल जनरेशन में नॉर्मली। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहली पेरेंटल जनरेशन एक साइड का पेरेंट हो गए आपके राउंड एंड येलो। नाउ द नेक्स्ट वंस आर रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर जब आप आंसर राइटिंग करेंगे इन योर एग्जामिनेशन कॉपी तो आपको ये सारी चीज़ें आपने किसको क्या कंसीडर किया है, क्या अज्यूम किया है, ये आपको साइड में छोटा सा बॉक्स बना करके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता है कि आपने क्या कंसीडर किया है, आप क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्या अजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉपी के साइड में है ना, राइट हैंड साइड में जहां पर आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हो वहां पर एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के अंदर आपको राइट डाउन कर देना है कि आपने किस अल्फाबेट को क्या अज्यूम किया है। फॉर एग्जाम्पल राउंड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन, पेरेंटल, फीलियन। ठीक है, और अगर आपको फिनोटिपिक जीनोटिपिक को किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट से डिनोट करना है, व्हाटएवर आप जिस तरह से भी एक क्रिएटिवली अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। बस आप ध्यान इस बात का रखें कि आप उसे साइड में छोटा सा बॉक्स बना करके लाइन ड्रॉ करके उसे पहले ही क्लियर कर दें, जिससे जहां पर भी वो अल्फाबेट्स पर एग्जामिनर की नज़र पड़ेगी वो समझ जाएगा कि कैपिटल आर का मतलब राउंड है, कैपिटल वाई का मतलब येलो है, या सो ऑन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पहले ये पेरेंटल जनरेशंस हो गई। अब पेरेंटल जनरेशंस जब हुई तो मैंने आपको बताया उसके बाद जब गैमेटोजेनेसिस होगी तभी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा। तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस हो गई। ठीक है, और गैमेटोजेनेसिस के बाद फॉर्मेशन हो गया गैमेट्स का। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई हमें गैमेट के फॉर्म में मिला और यहाँ पर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई हमें गैमेट के फॉर्म में मिला, क्योंकि यही तो इनके कैरेक्टर्स थे। क्या थे, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट जनरेशन यानी F1 जनरेशन निकालने के लिए सॉरी F1 जनरेशन निकालने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया था दोनों पेरेंटल गैमेट्स का। तो यहाँ पर आप चाहें तो जैसे मैंने यहाँ डैश करके गैमेटोजेनेसिस लिखा है, जब आप क्रॉस करें अपनी कॉपी में तो आप यहाँ पर ऐसे एरो करके क्रॉस पॉलिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन हमें मिलती है वो आ गई है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम कंडक्ट कराएंगे अपना कंप्लीट क्रॉस, यानी कि जो हमें F1 जनरेशन मिली है उसकी हमें करानी है सेल्फिंग, यानी दिस वन। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा कि हमें फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिल चुकी है हमारी, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेकेंड फीलियल जनरेशन निकालनी है बाय सेल्फ मेटिंग ऑफ F1 जनरेशन, यानी यहाँ पर हम F1 जनरेशन की ही सेल्फ मेटिंग कराएंगे। तो सेल्फ मेटिंग कराने के लिए जो हमारे पास एक ग्रुप्स बनते हैं वो बनते हैं कुछ ऐसा
यानी कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई को हम इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हम बना सकते हैं इससे, वो है कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। देखिए जो भी आप रिप्रेजेंट करेंगे सारे के सारे आपस में डिफरेंट होने चाहिए, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिन बच्चों ने मोनो हाइब्रिड वाला क्रॉस पढ़ा होगा उन्हें पता भी होगा कि आपको यहाँ का और यहाँ का हमेशा सेम रखना है। एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो पुनेट चेकर बोर्ड बनता है, यानी ये जो बोर्ड के थ्रू हम क्रॉस समझ रहे हैं, ये स्लाइटली बेंड बनता है, यानी ये थोड़ा सा बेंड होता है, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको आफ्टर क्रॉस समझाऊंगी, बट यहाँ पर आपको क्रॉस करने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल ही एक प्रॉपर स्क्वायर शेप में बना दिया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस तरीके का आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इधर रखें वैसा ही इधर रखें, अदरवाइज आपके रेशियोज डिस्टर्ब हो सकते हैं। या ये क्योंकि आपको रेशियो में निकालना है तो आपका रेशियो आगे या पीछे हो सकता है, उससे कोई भी आपके आंसर में इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब सिंगल कैरेक्टर लेकर के क्रॉस कराया गया था तो वहां पर हमने देखा था रेशियोज काफी छोटे आए थे, चाहे वो फिनोटिपिक रेशियो हो या जीनोटिपिक रेशियो हो। यहाँ पर क्योंकि हम बहुत बड़ा सा क्रॉस करा रहे हैं, यहाँ पर रेशियो बड़ा आएगा, आपको उसे लर्न करने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। तो अगर वो रेशियोज आगे पीछे होते तो उससे आपके आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, नाउ अब हमने कैपिटल आर ले लिया है, वाई स्मॉल ले लिया है, उसके बाद स्मॉल आर ले लिया है, कैपिटल वाई ले लिया है, और उसके बाद दोनों ही स्मॉल स्मॉल ले लिए हैं। सेम इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आप इधर उतार देंगे, या आप चाहें तो ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं जिससे मिस्टेक्स के चांसेस 0% हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है सॉरी अगेन, अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कराया था, इन दोनों बॉक्सेस को आपस में क्रॉस करके यहाँ पर लिख देना है, इन दोनों का क्रॉस करके आपको इस बॉक्स में लिखना है, इन दोनों का क्रॉस करके इस बॉक्स में लिखना है, एंड सो ऑन। तो चलिए लिख लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर ये क्रॉस कंप्लीट हो गया है आपका। आई होप आप लोग अगर कॉपी में कर रहे होंगे तो आपका भी हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने देखा इतने सारे रेशियोज हमें मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि कैरेक्टर्स ज़्यादा थे तो आपको नंबर ऑफ प्लांट्स यानी नंबर ऑफ वेरिएशन इन प्लांट्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया था, ठीक है। तो यहाँ पर काउंटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्टली ही रेशियोज को लर्न कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें काउंटिंग्स अगर आप करेंगे तो रेशियो से ही सिमिलर आपको प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इनका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला था। मैंने आपको बताया था कि फिनोटिपिक रेशियो हमेशा इन कंपैरिजन टू जीनोटिपिक रेशियो थोड़ा सा छोटा होता है। So this one is your phenotypic ratio of the Mendel's dihybrid cross and this one is your genotypic ratio of Mendel's dihybrid cross. यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कितना ज्यादा वेरिएशन आया है रेशियोज में, यानी हमें जो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स मिल रहे हैं वो कितने ज्यादा वैरायटीफुल हैं, है ना। तो ये होता है आपका कंप्लीट डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि after dihybrid cross या after simply both crosses what are the some interpretations that were made by Mendel, यानी जिसके लिए उन्होंने exactly क्रॉस किया था, तो इन दोनों क्रॉसेस का रिजल्ट क्या निकलता है। चलिए अब हम बात करेंगे उन कंक्लूजन्स के बारे में जो मेंडल ने निकाले आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड, यानी सिंगली कैरेक्टर्स को क्रॉस कराने के बाद और एक साथ दो
कैरेक्टर्स को क्रॉस कराने के बाद मेंडल ने क्या इंटरप्रिटेशंस निकाले या क्या कंक्लूजन्स थे। एक्चुअली उन्होंने जो भी बातें बताई, यानी जो भी कंक्लूजन्स उन्होंने निकाले, उसे उन्होंने 3 लॉज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। वो 3 लॉज बहुत कुछ कहते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो मेंडल ने किए थे, और एक तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, जो हमने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछे थे कि यानी क्यों जरूरत पड़ी मेंडल को ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम उनके कंक्लूजन्स को लॉज के फॉर्म में पढ़ेंगे। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बाद मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। 3 लॉज जो कि हैं, सबसे पहला है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या इसी को हम मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, या कहते हैं। देखिए दोनों जिस भी लॉ के जितने भी आपको नाम दिखे आप उन्हें याद रखिएगा। जरूरी नहीं है आपसे सीधा सीधा पूछ ले, हो सकता है आपसे किसी और नाम को लेकर भी वो पूछ सकते हैं, तो आपको पता होने चाहिए उसके और भी नाम। एंड द लास्ट लॉ ऑफ मेंडल क्रॉसेस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलिए सबसे पहले लॉ से समझना स्टार्ट करते हैं कि मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला था। तो सबसे पहला लॉ होता है, देखिए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे वो क्या थे, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी उन्होंने जो भी चीजें छोटी छोटी ऑब्जर्व की थी अपने प्रोसेस के टाइम पर, उसी को उन्होंने कंक्लूड कर दिया इन तीनों लॉज के फॉर्म में। सबसे पहला था मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे उन एलील्स की, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स की, या जो कि एक जीन में प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो दोनों आपस में ऑल्टरनेटिव हैं, यानी कि एक दूसरे के आप ऑपोजिट भी कह सकते हैं, जिसमें से कि एक होता है थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो हमेशा डोमिनेंट माना जाता है, और दूसरा उसी जगह पर रिसेसिव माना जाता है। क्यों डोमिनेंट माना जाता है आपको पता है, जो इंसान ज़्यादा पावरफुल होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई 2 फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई एक अगर ज़्यादा पावरफुल है, वो हमेशा दूसरे को सुपरसीड कर देता है ना, तो वो डोमिनेंट माना जाएगा। वहीं जो दूसरा होगा वो कितना भी टैलेंटेड हो, बट क्योंकि वो डोमिनेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा। सेम यही चीज होती है डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स में। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ डोमिनेंट है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस है, वो इसी चीज पर बेस्ड है। When two unlike factors are present for a character in an individual, one called dominant, which expresses itself and suppresses the expression of others. यानी जब किसी इंडिविजुअल में 2 अनलाइक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो कहीं से भी सेम नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है, तो उन दोनों कैरेक्टर्स में से कोई एक ऐसा होता है जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरे के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा, यानी दूसरा अपने आप को किसी भी तरीके से शो ना कर पाए, इस चीज को वो मेक श्योर हमेशा करेगा, है ना। तो ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी हर एक इंडिविजुअल में 2 कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उन 2 कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो अपने आप को शो करने की कोशिश करता है और अपने आप को शो कर भी ले जाता है, और उसके साथ के जो कैरेक्टर होते हैं उन्हें वो सप्रेस कर देता है, दबा देता है, जिससे वो अपने कैरेक्टर्स को शो ना कर पाए। सो दिस इज योर मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तीनों लॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। ये सीधे सीधे भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लेन द 3 लॉज ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, या हाउ डिड मेंडल कंक्लूडेड हिज एक्सपेरिमेंट्स, है ना, उन्होंने कैसे एक कंक्लूजन निकाला था, तो वहां पर भी आपको हमेशा इन लॉज के बारे में ही बात करनी पड़ेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ, विच वॉज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन and which is also known as law of purity of gametes and which is also known as Mendel's first law of inheritance। आपको याद रखनी है ये तीनों चीजें, इधर मैंने लिख भी दिया है। एनसीईआरटी में ये तीनों नाम नहीं दिए गए हैं, तो आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी चीजें पॉइंट्स में बता रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटीज हैं, और जिन्हें भी आप साइड बुक से पढ़ रहे हैं या रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पुटअप किए भी थे, तो आप कमेंट सेक्शन में आप के जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, और एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दिया जाएगा उन क्वेश्चंस का, ठीक है। बिकॉज दिस वीडियोज आर टोटली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटीज, और उसके अलावा मुझे अगर कोई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, या अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बिल्कुल ही फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट लॉ की हम बात करते हैं। नेक्स्ट लॉ देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स,
factors separate and each gamete gets only one factor for a character and is always pure. देखिए, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जो भी गैमेट्स बनते हैं, व्हाटएवर वो मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें से, यानी कैरेक्टर्स होंगे तो उनके दो फॉर्म होंगे, है ना, मैंने आपको बताया। टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स भी होंगे उनमें प्रेजेंट, बट वो दोनों एक साथ ना आकर के प्योरली आते हैं, यानी कि कोई एक ही कैरेक्टर होगा, एक कैरेक्टर में कोई एक ही फैक्टर होगा जो किसी पर्टिकुलर गैमेट के पास जाएगा, यानी वहां पर दोनों फैक्टर कभी भी नहीं जाएंगे। ऑपोजिट फैक्टर्स में से कोई एक ही फैक्टर होगा जो किसी एक कैरेक्टर में जाएगा किसी गैमेट के, ये बात आपको याद रखनी है। जब कोई एक ही फैक्टर किसी कैरेक्टर को मिलेगा तो वो हमेशा प्योर होगा। जब उसमें किसी दूसरे फैक्टर की इंटरमिक्सिंग या इंटरफेरेंस नहीं है तो वो पर्टिकुलर गैमेट हमेशा प्योर होगा। सो इसीलिए इसका नाम ये भी है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी यहाँ पर किसी दूसरे फैक्टर का इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। So this was your second law of dominance, sorry, second law of inheritance. Now the third one was and the last one was Mendel's law of independent assortment. इन दोनों के बाद मेंडल ने अपना थर्ड लॉ दिया, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, इसका सिर्फ एक ही नाम है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जल्दी से कि क्या था मेंडल का थर्ड लॉ, यानी फाइनली उन्होंने किस तरह से इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंक्लूड किया था। When two factors of each character separate independently on other factor at a time of gamete formation and then randomly arranged in offspring, sorry, rearranged in offspring। देखिए क्या बोल रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया इन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि यहाँ पर कभी भी एक कैरेक्टर में दो फैक्टर्स नहीं आते, हमेशा एक ही फैक्टर आता है जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर गैमेट को प्योर बनाते हैं, है ना। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम क्या देखते हैं, जब दो फैक्टर्स किसी कैरेक्टर में सेपरेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी यहाँ पर जब फैक्टर्स सेपरेट हो रहे हैं तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं। वैसे ही वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि जब कोई दो फैक्टर्स किसी कैरेक्टर में इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, देखिए आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सिर्फ यही एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीजें पॉइंट आउट भी कर दी हैं कि यहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के टाइम की बात कर रहे हैं, वहीं यहाँ पर हम फाइनली जब हमें एक ऑफस्प्रिंग मिल रहा है हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहले तो फैक्टर्स ऑटोमेटिकली सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन वही फैक्टर्स जब हमें फाइनल ऑफस्प्रिंग मिलता है तो वहां पर रैंडमली रीअरेंज्ड हो जाते हैं। यानी ये हमें कैसे पता चला, जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन या मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन देखी, वहां हमने देखा कि हमें प्योर टॉल भी मिले, हाइब्रिड टॉल भी मिले, प्योर ड्वार्फ भी मिले, है ना। तो यानी कि यहाँ तो सारे कैरेक्टर्स रैंडमली रीअरेंज्ड हो रहे हैं, आपने देखा। सेम उसी तरीके से जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज की स्टडी करेंगे कि किस रेशियो में प्लांट्स मिले थे हमें, तो वहां पर भी आप देखने को पाएंगे कि बहुत सारे टाइप्स, यानी ऑलमोस्ट सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने आप को रैंडमली रीअरेंज कर रहे हैं आपकी सेकेंड जनरेशन में, यानी F2 जनरेशन या जो कि ऑफस्प्रिंग था, ठीक है। So this was all about the conclusion of the two very important experiments that you have studied in your previous two videos. So यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। NCERTs में इतना हेडिंग वाइज नहीं दिया गया है, तो अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है आपके कोर्स के लिए। इस टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं किसी ऑर्गेनिज्म पे या सिंपली इन ह्यूमन बींग्स पे। तो सबसे पहला जो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स पे या आप बोल सकते हैं वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्ट डालता है, वो है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी किस तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के जेंडर को या सेक्स को, ये चीज हम इस टॉपिक में समझेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेल होना या फीमेल प्रोजनी होना
कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स के बारे में हम जानेंगे, जिसमें अगर हम लोअर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कहीं ना कहीं उनमें एक एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है उनमें डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के लिए। तो यहाँ पर हम उन्हीं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करेंगे और इस फैक्टर को समझेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद भी रखने हैं, जिससे इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप एग्जाम्पल दे करके काफी अच्छे से समझा सकते हैं। तो सबसे पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने समझा है अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से हेल्प करता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में। और नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे कुछ केमिकल्स के बारे में, सर्टेन केमिकल्स के बारे में, यानी कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है, तो उसके लिए जो इन्वायरमेंटल फैक्टर यहाँ पर इफेक्ट डाल रहा है वो कोई केमिकल है। उसके बाद के जो दो एग्जाम्पल्स हैं फर्दर, उसमें आपको टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट डालता है किसी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को चेंज होने में, ये चीजें आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है लार्वा ऑफ बोनेलिया। यानी जो बोनेलिया आपका है उसका जो लार्वा होता है, यानी जब वो लार्वल स्टेज में होता है, तब आप उसका कोई भी जेंडर नहीं बता सकते। आप नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि वो एक कॉमन जेंडर के रूप में होता है, उसमें कोई भी डिस्टिंग्विश्ड जेंडर आप नहीं बता सकते। ठीक है, बट if it settle down alone it develops into a large female। बोल रहे हैं अगर उसे अपने आसपास कोई नहीं मिलता है अपनी तरीके का और वो अकेले ही पड़ा रहता है, यानी अकेले ही उसे अब लार्वल स्टेज से एक मैच्योर स्टेज में आना है, अगर ये कंडीशन आती है उसके साथ, तो वो एक लार्ज फीमेल में डेवलप हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी फीमेल के पास जाकर के लार्वल स्टेज में है और फिर उसे डेवलप होना है यानी ग्रो करना है, तब वो एक टाइनी मेल में डेवलप हो जाता है। ठीक है, और ऐसा होता किस वजह से है? ऐसा इस वजह से होता है कि जब वो फीमेल के पास आता है अगर, तो वहां पर उसकी बॉडी से सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि उसको यानी उस लार्वल स्टेज से चेंज करके एक टाइनी मेल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया किस तरह से केमिकल्स रोल प्ले करते हैं। ठीक, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे जो कि है अबाउट टेम्परेचर, यानी यहाँ पर फैक्टर आपका टेम्परेचर होगा। अगम अगम जो कि एक लिजर्ड है, लिजर्ड क्या करती है, जो अगम अगम है, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन मेल प्रोजनी while temperature below 28 डिग्री सेल्सियस results in female progeny। अगम अगम में क्या होता है कि अगर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो ये बन जाती है मेल। ठीक है, और अगर टेम्परेचर 28 डिग्री से कम है, यानी अगर कोई अगम अगम डेवलप हो रही है ऐसी जगह पर जहां पर टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से लेस रहता है एक एवरेज टेम्परेचर, तो वहां पर अगम अगम की जितनी भी प्रोजनीज होंगी वो डेवलप हो जाएंगी फीमेल प्रोजनी में। देखा आपने यहाँ पर किस तरह से टेम्परेचर ने इफेक्ट डाला है। उसके बाद अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जांपल, दैट इज क्राइसेमा पिक्टा विच इज अ टाइप ऑफ टर्टल, है ना, जो कि टर्टल की एक स्पीसी है। यहाँ पर क्या है, अगर टेम्परेचर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस है तो ये फीमेल प्रोजनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर यहाँ पर टेम्परेचर अगर 28 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ये बन जाते हैं मेल प्रोजनी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सेक्स को डिटरमाइन करने में काफी ज्यादा एक मेजर रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। इन तीनों एग्जाम्पल्स को आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं और इन्हें अपने आंसर राइटिंग स्किल को एनहांस करने में ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड करके आप बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं।